मैं अपनी यात्रा बताता हूँ जो एक्चुअल में न्यूज़ रूम से न्यू मीडिया तक है। मेरी जर्नलिज्म की यात्रा 1995 बैच का मैं माखन लाल का, विजय मनोहर तिवारी जी कहीं चले गए, अभी वो कुलगुरु है वहाँ पर, और सुरेश जी जो थे वो आए थे पहले सत्र में, वो वहाँ पे कुलपति रहे। तो 1995 बैच का मैं माखन लाल का हूँ। मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता, लेकिन मैं 1995 बैच का हूँ। वैसे तो शरद जी की त्वचा से भी नहीं चलता उनकी उम्र का पता। तो 1995-96 बैच माखन लाल का जब मैं वहाँ गया तो वो यूनिवर्सिटी कहीं दूर दराज में थी, शहर से बाहर, शाहपुरा का तिलंगा एरिया था। तो वहाँ पर कुछ कमरों की वो यूनिवर्सिटी थी, उस समय शुरू हुई थी। वहाँ का जो सबसे खासियत ये थी कि नीचे बॉयज़ हॉस्टल था और ऊपर गर्ल्स हॉस्टल था। तो हम लोग यही बताते थे सब जगह जाके कि ज़्यादा यूनिवर्सिटी के बारे में मालूम नहीं था उस समय, जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी क्या होती है। बस ये जानते थे कि पत्रकार कैसा एक व्यक्ति होता है जो सच को सामने लाता है, और तमाम बातें थी कि अक्के और दिनकर और ये सब चीज़ों को पढ़ के हम लोग भरे हुए थे। तो एक कुछ करना है, एक जज्बा था। तो उसकी विशेषता कहीं बताते थे तो यही बताते थे। मैं मिस कर रहा हूँ विजय मनोहर तिवारी जी को कि वो यहाँ होते तो मतलब उस समय का यूनिवर्सिटी का दृश्य उनको पता चलता। बहरहाल जब हम पढ़ते थे तो हम लोग 3 लोग थे। एक तो प्रोफेसर है पवित्र श्रीवास्तव वही माखन लाल में, एक अनुज खरे है जो अभी ग्रुप एडिटर है जी का। तो हम तीनों उस समय जो वहाँ अखबार हुआ करते थे उसके स्पेशल पेजेस बनाने लेते थे, क्योंकि खर्च निकालना था वहाँ पर भोपाल में। तो एक इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ करके समझ जी का अखबार हुआ करता था, एक हिंदी मेल अखबार हुआ करता था और एक स्वदेश। इन तीनों में वीकली, अभी जैसे रोज आप स्पोर्ट्स पेज देखते हैं, रोज करियर पेज देखते हैं, तो उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय वीकली पेजेस आते थे उसके, एक स्पोर्ट्स का वीकली पेज होता था जिसमें पूरे हफ्ते भर की स्पोर्ट्स की जानकारी होती थी, एक युवा रोजगार का स्पेशल पेज होता था। तो वो पेजेस हम लोग लेते थे, मतलब वो अखबार का उस समय का स्वरूप था। ये अलग से जो सप्लीमेंट अभी जैसे अखबारों में आप देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 सप्लीमेंट्स हैं, ये उस समय नहीं हुआ करते थे। तब अखबार अपने सुनहरे दौर में था और वहाँ से जर्नलिज्म जो है वो शुरू हुआ। 97 में ये न्यूज़ रूम से मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरी जो जर्नी है कैसे वो बदलते गई। 97 में स्वदेश का यहाँ अखबार खुला, संजय द्विवेदी उसके एडिटर बने, मेरे से एक बैच सीनियर थे, तो मैं उनके साथ रायपुर आ गया। तो वो जमाना वो था कि जब आजकल के जो आज के जर्नलिस्ट हैं वो ये सोच भी नहीं सकते कि किसी भी फोटो को एक लिफाफे में उसका नाम लिखकर उसमें रखा जाता था। अभी तो आप गूगल में या फिर डेटा में या फिर एआई में उस नाम लिखिए और वो कई तरह के फोटो उसके मिल जाएंगे जो लगाने हैं, लेकिन हम लोग उसको लिफाफे में उन फोटोग्राफ्स को जमा कर करके रखते थे और उस पर नाम लिखते थे। तो ये शुरुआत थी जर्नलिज्म की। तब कोई मोबाइल नहीं था, तब कोई इंटरनेट की इतनी फास्ट सुविधाएं नहीं थी, मोडम हुआ करता था, उस मोडम से खबरें भेजी जाती थी। फिर मैं बिलासपुर स्वदेश चला गया और बिलासपुर स्वदेश से मोडम से, जैसा मैं बता रहा हूँ कि छपता यहाँ था अखबार, फिर वहाँ आता था। ये शुरुआत उस समय की थी। फिर एक इवनिंगर आया, तो उस समय खबरों का बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ नहीं करता था। अभी जो लड़के जो काम करते हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो मेरे भी साथ काम करते हैं, उनको जितना प्रेशर था उसका 0% भी प्रेशर हम लोग पे खबरों का हुआ नहीं करता। खबरें क्योंकि बननी था, देर रात छपता था, तो दूसरे दिन जाना था खबरों को, तो इतनी ज़्यादा आपाधापी उस समय हुआ नहीं करती थी। फिर एक शाम का अखबार आया, देशबंधु का हाईवे चैनल। उस हाईवे चैनल ने थोड़ी सी खबरों की महत्वपूर्णता और जल्दी खबरें देने की थोड़ी सी सीख हम लोगों को दी। जब हम लोग स्वदेश से मैं हाईवे चैनल गया तो ये हुआ कि स्वदेश के लिए तो आप कभी भी खबर लिख के भेज दें, लेकिन हाईवे चैनल चूँकि शाम को 5 बजे छपना होता था तो खबरें तेज़ देनी पड़ती थी। लेकिन समय वहाँ पर भी न्यूज़ रूम मतलब एक कमरा हुआ करता था, एक टेली प्रिंटर लगा होता था, देशबंधु का था, उससे खबरें आती थी। तो न्यूज़ जो है वो तेज़ देने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हाईवे चैनल नाम से, चूँकि इवनिंगर था वो, शाम को 5 बजे छपना था, तो वहाँ से थोड़ा सा फास्ट खबरों को देना शुरू किया। फिर उसके बाद थोड़ी सी न्यूज़ रूम वाली फीलिंग आई। हरिभूमि जब 2000 में आया, बिलासपुर में हरिभूमि 2000 में शुरू हुआ और उसमें
एक्चुअल हम लोगों को न्यूज़ रूम की फीलिंग दिलाई। धनवेंद्र जायसवाल जी बैठे हैं, मैं याद करना चाहता हूँ कि धनवेंद्र जी उस समय वहाँ पे चीफ रिपोर्टर हुआ करते थे और उसने बताया कि न्यूज़ रूम क्या होता है, एक बड़ा सा दफ्तर। और एक और बात कि पहली कॉफ़ी मशीन, किसी भी अखबार में पहली कॉफ़ी मशीन जो है वो हरी भूमि में लगी। तो एक और एक्स्ट्रा वो था कि जहाँ पे चाय भी नहीं मिलती थी अखबारों के दफ्तर में, वहाँ कॉफ़ी मशीन लग गई। तो ये थोड़ा सा 2000 सन 2000 में छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में एक जो कलरफुल था, पहला पुल आउट जो टेबलाइट साइज का हुआ करता था, वो हरी भूमि ने निकाला बिलासपुर से। हाँ, रायपुर हरी भूमि बाद में आया, बिलासपुर हरी भूमि पहले शुरू हुआ। ऐसे ही नई दुनिया के साथ भी हुआ, नई दुनिया बिलासपुर में पहले आया, रायपुर फिर बाद में आया। तो पहला जो न्यूज़ रूम का जो परिदृश्य है वो हम लोगों ने हरी भूमि में देखा कि बाकायदा एक एडिटर्स के लिए अलग चेम्बर हुआ करता था और एक जो टीम थी सिटी रिपोर्टर्स की उसके लिए एक टेबल हुआ करती थी जिसके चारों तरफ बैठ के रोज की मीटिंग हुआ करती थी। और फिर पुल आउट निकलता था तो वो डेडिकेटेड टू बिलासपुर न्यूज़ होता था। तो ये थोड़ा सा चेंज वहाँ पर दिखा, लेकिन तब भी हाथ से लिखना जारी था। मैं जो अब नए मीडिया की तरफ आ रहा हूँ, 2002 में मैंने भास्कर ज्वाइन किया। 2002 वो सन था जब भास्कर ने कंप्यूटर क्रांति लाई अखबार में। इसके पहले हम लोग हाथ से लिख के देते थे, अलग ऑपरेटर था, ऑपरेटर खबरें चलाता था और वो फिर ऑनलाइन जाती थी। भास्कर ने सभी रिपोर्टर्स के लिए ये नियम बनाया कि जो रिपोर्टर अपनी खबरें हाथ से लिखेगा उसकी तनख्वाह आधी कर दी जाएगी। तो चूंकि पैसे का सवाल था तो सब ने जी जान लगा के कंप्यूटर सीखा। तो 2000 में दैनिक भास्कर ने कंप्यूटर लॉन्च किया रिपोर्टर्स के लिए। तो वो दौर था जब हम नई पत्रकारिता की ओर बढ़े, लेकिन फिर भी अखबार तो अखबार थे, वो खबरों को वैसे ही लिया करते थे कि ठीक है आज खबर, अभी खबर है, 3 घंटे बाद दो, 4 घंटे बाद दो, 5 घंटे बाद दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसको 3, 4, 5 जगह से होते हुए जाएगी, उसके बाद वो एक उसका परिष्कृत रूप छपेगा। उस समय एक और दर्द था, जो न्यूज़ रूम था वो न्यूज़ रूम तो प्रॉपर हो गया। 2000 तक के सब अखबारों में बड़े न्यूज़ रूम बन गए, सब लोग अच्छे से बैठने लगे, सबके लिए कुर्सियाँ हो गई, भास्कर में कंप्यूटर्स भी लग गए। तो भास्कर में भी पुल आउट निकलने लगा, थोड़ी सी खबरों की क्वालिटी भी सुधरी, क्वालिटी इन द सेंस कि वो भाषा सुधरी खबरों की, थोड़ा सा क्रिस्प लैंग्वेज खबरों में आई। लेकिन फिर भी एक संकट जो था वो ये था कि अभी भी टेलीफोन जो थे वो बहुत ही मोबाइल के बहुत लिमिटेड मोबाइल थे और फ़ोन जो लगाने पड़ते थे वो लैंडलाइन से ही लगाना पड़ता था। तो लैंडलाइन से फ़ोन लगाने में मैं क्राइम देखा करता था। सबसे बड़ा संकट ये था कि आप पूरे जगह फ़ोन लगा लो, आप जिस जगह फ़ोन नहीं लगाओगे उस दिन उसी जगह पर सबसे बड़ी घटना होती है। तो एक फास्टरपुर चौकी इसका बहुत बड़ा उदाहरण था। मतलब कनेक्टिविटी उस समय इतनी बुरी थी कि आज के जैसा तो आज तो आप यहाँ से बैठ के और अभी कहीं अमेरिका में कोई तूफान आ जाए तो उसकी खबर आप लाइव देख सकते हैं, मंगवा सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो थोड़ा सा एक समस्या वहाँ पर कम्युनिकेशन को लेकर था। और चूंकि व्हाट्सएप इतना ज़्यादा था नहीं, कोई व्हाट्सएप का, तब तो व्हाट्सएप मेरे ख्याल से शुरू भी नहीं हुआ था। तो एक संकट ये था कि फ़ोटोग्राफ्स कैसे आएंगे, तो वो प्रॉपर उसका प्रोसेस हुआ करता था। फोटोग्राफर एक बहुत बड़ा मतलब पद हुआ करता था, फोटोग्राफर्स के बिना अखबार नहीं निकलता था। जब आज एक पत्रकार सब कर लेता है, मतलब आज का पत्रकार, यदि आप ये सोचें कि जो न्यू मीडिया का पत्रकार है वो खुद खबरें लिखता है, खुद कैमरा चलाता है, खुद एडिट करता है, खुद पॉडकास्ट करता है, खुद अपलोड करता है, खुद अपना सोशल मीडिया हैंडल करता है। तो ये आज का पत्रकार है, एक न्यू मीडिया का पत्रकार है। और उस जमाने का पत्रकार सिर्फ खबरें लिखा करता था, फोटो भी लेने के लिए दूसरा व्यक्ति था। तो वो भास्कर में 2008 तक के ये दौर चला। 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ आया। तो ये थी टीवी की शुरुआत। उसके पहले हालांकि कुछ चैनल आ गए थे, वॉच न्यूज़ था और ईटीवी, सहारा, ये जो चैनल थे वो आ गए थे। तो टीवी की जर्नलिज्म जो है वो 2008 से छत्तीसगढ़ में अच्छे से देखनी शुरू की। तब समझ में आया कि खबरें जो है वो उसी वक्त होती हैं, जिस समय की खबर है वो उसी समय यदि कम्युनिकेट हो, उसी समय लोगों तक के पहुंचे तो वो खबर है। अब वो दौर गया जब खबरों के लिए इंतजार करना पड़ता था या खबरों को रख के घर में सो जाया किया जाता था। अब नहीं, टीवी ने ये सिखाया कि खबरें जो है वो तुरंत चाहिए।
और सिर्फ खबरें ही नहीं चाहिए, खबरों के साथ में विजुअल्स चाहिए। टीवी ने वो प्रामाणिकता यहाँ पर स्थापित की कि खबरें चाहिए तो खबरों के साथ में दृश्य चाहिए ताकि विश्वसनीयता बने। लेकिन टीवी और अखबार, मैं चूंकि दोनों मीडिया में रहा हूँ, तो मेरा ये मानना है कि प्रत्येक एक पत्रकार को अखबार में कुछ समय काम करना चाहिए। अखबार से आशय प्रिंट मीडिया में कुछ समय काम करना चाहिए, क्योंकि प्रिंट मीडिया संवेदना सिखाता है, टीवी संवेदना नहीं सिखाता। प्रिंट मीडिया में आप राम को अगर श्याम लिख दिए तो आप पे केस हो जाएगा। टीवी में आप रामलाल को श्यामलाल चला दीजिए, झामलाल चला दीजिए, फिर बदल दीजिए, फिर एडिट कर दीजिए। तो प्रिंट मीडिया जो है एक्चुअल में माँ है। मीडिया और पत्रकारिता की जो मदरहुड है वो प्रिंट मीडिया है। आज भी आप ये देखिए कि हम लोग बच्चों को जब पैर लगता है किसी किताब में तो हम बोलते हैं प्रणाम कर। टीवी को नहीं बोलते कि पैर लगता है तो प्रणाम कर। तो प्रिंट मीडिया संवेदना सिखाता है, प्रिंट मीडिया विश्वसनीयता लाता है, गंभीरता सिखाता है। मैं शरद जी हैं मेरे सामने, बहुत बड़ा नाम है इनका टीवी जर्नलिज्म में। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि जब प्रिंट मीडिया में हम लोग किसी एक्सीडेंट की खबर को कवर करने जाते थे तो खबर कवर करके ले आते थे, उसकी फोटोग्राफ्स लेके आते थे। जब मैं टीवी में गया, टीवी में मैंने एक सामूहिक नरसंहार हुआ, उसमें एक बच्ची बच गई। अब उस बच्ची को कवर करके और वो सब करके आ गए, तो उस समय लाइव की सुविधा थोड़ी सी नहीं थी, तो पर फिर भी हम लोगों ने फीड देके वहाँ पे दिखा रहे थे ये फीड है। तो जो भी संपादक थे वो कह रहे थे कि वो बच्ची की आंख जिसमें आंसू है उसको फोकस करो, उसका दर्द दिखना चाहिए। तो भाई साहब, ये दर्द बेचने का माध्यम है। आप अखबार में ये संवेदनहीनता नहीं वो हो सकती। आप ये संवेदनहीनता सिर्फ टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऐसे मीडिया में हो सकती है जिसको खबरें बेचने के लिए जो कुछ भी चाहे वो करेगा। तो एक बार एक पत्रकार को प्रिंट मीडिया में जरूर काम करना चाहिए। और टीवी बहुत अच्छा माध्यम है। टीवी अपना विश्वसनीयता बनाने का और अपनी बात रखने का, दूर तक पहुंचाने का सबसे अच्छा जरिया टीवी है। लेकिन जो गंभीरता प्रिंट मीडिया लाता है वो दूसरे माध्यम नहीं लाते। बहरहाल टीवी में जब बात शुरू हुई तो टीवी ने एक नया प्लेटफॉर्म दिया। टीवी ने लोगों को दिखाया, जैसे मैं बार बार जिक्र करता हूँ, इससे पहले मेरे ख्याल से राहुल थे जो एंकरिंग कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि आईबीसी ने जो झीरम हमला हुआ उसमें आईबीसी ने जो काम किया वो आज भी पूरा वर्ल्ड का मीडिया मानता है। तो ये सिर्फ संभव हमारे लिए इसलिए हुआ कि आप लोगों ने भी, जो भी यहाँ के लोग होंगे, स्थानीय लोग होंगे, वो जब भी झीरम याद करते होंगे तो वो आईबीसी के उसके विजुअल याद करते होंगे। तो ये चीज़, ये ताकत हमको टीवी ने दी। बहरहाल मैंने 10 साल टीवी किया, उसके बाद मैं वापस भास्कर आया तो मेरे को एक नई मीडिया का सामना हुआ मेरा साथ, डिजिटल मीडिया। जब भास्कर, दैनिक भास्कर ने जो दैनिक भास्कर ऐप बनाया उसको यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मैंने लॉन्च किया। तो अब एक नया टर्म आया, डाउ, ये DAU। तो जब सबसे पहले ये लिखा आया स्क्रीन पे तो मैंने बोला ये दाऊ क्या है। तब उस समय दाऊ एक नेता को बोला जाता था यहाँ पे। तो मैंने कहा भाई इस मीडिया में इस दाऊ का क्या काम। तो बताया गया कि ये डाउ है, इसका फुल फॉर्म होता है डेली एक्टिव यूजर। तो ये नया टर्म है। अब ये डिजिटल मीडिया टीवी से भी बढ़ के था, क्योंकि टीवी तो आपको देखने के लिए टीवी ऑन करना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है जहां टीवी हो। ये मीडिया आपके फोन पे। अब इस मीडिया का नया एक्सपीरियंस था कि इस मीडिया को तमाम चीजें चाहिए थी। इनको ब्रेकिंग भी चाहिए, इनको जल्दी खबरें भी चाहिए, इनको जल्दी से जल्दी इसको दूसरे तक के पहुंचाना भी है। तो ऐप आया है। तो इस तरीके से ये बढ़ते बढ़ते आज हम लोग खबरों के लिए दूसरे दिन के अखबार या दूसरे दिन के किसी 9 बजे के बुलेटिन के लिए अभी विवश नहीं है या उस पर निर्भर नहीं है। आज अगर कोई खबर होगी तो आपके एक बीप बजेगा आपको और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या हुआ है। तो ये तेज हुआ, लेकिन फिर भी इसमें संवेदना नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि उस पत्रकारिता, जिस पत्रकारिता का बीड़ा है, जिस पत्रकारिता ने इस देश में क्रांति लाई है। ठीक है, अब हमारा काम क्रांति लाना नहीं है, देश आज़ाद हो गया। अब हम जब एक मिशन से प्रोफेशन में बदल गए, और प्रोफेशन में भी कोई बुराई नहीं है,
जैसे लोग दूसरा काम करते हैं वैसे हम मीडिया का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो नया मीडिया है, संकट इस बात का है कि जिस न्यूज़ रूम में जिस ईश्वर जैसा प्रिंट मीडिया को हम मान रहे थे, वहाँ से लेकर अब मीडिया ये पहुँच गया कि हमको कितना तेज और कितना विभत्स, एक तरीके से विभत्स इस दृष्टि से कि आप ये देखिए कि वो एल्गोरिदम पकड़ता है कि आप किस तरीके की खबरें देख रहे हैं, फिर वो एल्गोरिदम आपको वो खबरें दिखाना शुरू करता है। आपने एक मार काट की खबर देखी, वो आपका पूरा वो भर देगा आपके मोबाइल को या आपके सोशल मीडिया को उस एल्गोरिदम से। तो अब आपको खबरें हम पत्रकार नहीं दिखा रहा है, अब आपको खबरें दिखा रहा है न्यू मीडिया का एल्गोरिदम। ये बहुत ही संकट की बात है। जैसा कि रुद्र भैया ने कहा कि एल्गोरिदम जो है वो चीज़ों को निश्चित तय कर रहा है कि आप क्या देखें। तो एक बड़ा संकट हमारे साथ में ये है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि आज भी एल्गोरिदम के पास में डाटा हो सकता है, लेकिन अनुभव जो है वो एक पत्रकार के पास में हो सकता है। जैसे एआई, एक बड़ा खतरा जो न्यू मीडिया का है वो ये माना जाता है कि एआई है, लेकिन एआई के पास में सब हो सकता है, आत्मा नहीं हो सकती। एआई के पास में दिमाग हो सकता है, दिल नहीं हो सकता। एआई को हम टूल बना सकते हैं, एआई हमारा विकल्प नहीं हो सकता। तो मैं तमाम साथियों से ये कहता हूँ कि कोई चुनौती हमको किसी न्यू मीडिया में किसी भी चीज़ से नहीं है। आप उसको इस्तेमाल करना सीखें, वो आपको इस्तेमाल न करे, आप इन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करें। और संभावनाएं तो अनंत हैं। अभी का जो जर्नलिज्म है उसमें मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं या जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हैं, किसी को आजीविका का संकट नहीं है, किसी को इतना कम पैसा नहीं मिलता कि वो अपने बच्चों को पढ़ा ना पाए। हाँ, बहुत बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा, किसी को इतना कम पैसा भी नहीं मिलता कि वो 2 वक्त की रोटी ना कमा सके। एक समय था जब पत्रकारों को ये कहा जाता था कि यार पत्रकार है तो झोला लेके चलता है, साइकिल पर चलता होगा, झोला लेकर होता होगा। अब गए वो दिन। सुधीर चौधरी का पैकेज 12 करोड़ रुपए, 14 करोड़ रुपए साल का है। आप कल्पना कर सकते हैं किसी कोई बड़े अधिकारी का या कोई बड़े पीएचडी होल्डर या बड़े स्कॉलर्स का जो पैसा है वो इतना होगा। आज यहाँ पर तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, जिनको सिर्फ तनख्वाह से ही, जिनकी सिर्फ सैलरी ही इतनी है कि वो तमाम तरीके के लाभ जो एक कलेक्टर या आईएएस या आईपीएस ले पा रहा है वो ले पा रहे हैं। तो संभावनाओं के द्वार खुले हैं। हाँ, ये बात है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि आप उस जगह के लायक हैं। और ऐसा सिर्फ पत्रकारिता में नहीं है, ऐसा तमाम क्षेत्र में कि आपको वो बनना पड़ेगा जो वो 10-20% लोग वहाँ पर जाकर पहुँचते हैं। तो इसीलिए ना तो कोई चुनौती है, चुनौती बस इतनी है कि आपको नए मीडिया के लिए तैयार होना पड़ेगा। उस न्यूज़ रूम जो एक कमरे का न्यूज़ रूम होता था, जो हाथ से लिखे जाने वाला न्यूज़ रूम था, उससे आपको डिजिटल न्यूज़ रूम तक के आना पड़ेगा। वो आपकी जिम्मेदारी है। और हर एक युवा को जो इस फील्ड में आना चाहता है उसका स्वागत है। आज भी लोग कहते हैं कि प्रिंट मीडिया ख़त्म हो जाएगा, कौन पढ़ता है किताबें। मैं ऐसे कई तमाम लेखकों को जानता हूँ, नीलोत्पल मृणाल हो गए या दुबे हो गए या ऐसे तमाम लेखक हैं जो अमीश हैं, जिनकी किताबें लाखों में बिक रही हैं। कहाँ संकट है? आज सर्कुलेशन के मामले में अखबार सर्कुलेशन बढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि कागज़ की कमी है। कहाँ संकट है प्रिंट मीडिया को? मीडिया को कभी किसी भी तरीके का संकट नहीं हो सकता, लेकिन हमको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब आप तैयार रहेंगे, उस आपदाएं सब जगह आती हैं, अभी आपदा आई हुई है, लेकिन हम तैयार हैं उसके लिए। तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात तो है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। थैंक यू वेरी मच। बहुत आभार आप लोगों का, आपने सुना। बहुत धन्यवाद रायपुर प्रेस क्लब को कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया।